आज की इस गहन चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो जिसकी गूंज आज भी शांत नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, और वो पन्ना सच में बहुत ही खौफनाक है ना? जरा सोचिए, एक ऐसे शासक के बारे में जिसके नाम से ही एक समय में पूरी दुनिया कांप उठती थी। और अगर हम उसके साम्राज्य की बात करें तो वो पूर्व में जापान सागर से लेकर पश्चिम में कैस्पियन सागर तक फैला था। बिल्कुल। अगर हम सिकंदर महान के साम्राज्य से इसकी तुलना करें तो वो भी इसके सामने बहुत छोटा लगता है। सही कहा, हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। हाँ, चंगेज खान। लेकिन देखिए, आज हमारा मुख्य सवाल सिर्फ उसकी जीती हुई जमीनों या उसकी जीतों के बारे में नहीं है। तो फिर आज हम किस रहस्य पर बात कर रहे हैं? आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया का सबसे खूंखार विजेता, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद दिया, वो अचानक सिंधु नदी के किनारे आकर क्यों रुक गया? उसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? यह सच में इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है, और आज हमारे पास जो ऐतिहासिक विश्लेषण है वो इस सवाल की बहुत ही शानदार ढंग से परतें खोलता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन आज यही है कि इस पूरी यात्रा को समझा जाए, कैसे एक बेहद आम सा बंजारा लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर शासक बना। हाँ, और उसकी वो कौन सी अनोखी रणनीतियां थीं जिन्होंने उसे अजेय बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो कौन से कारण थे जिन्होंने सिंधु नदी के किनारे एक प्राकृतिक और राजनीतिक दीवार खड़ी कर दी, जिसे पार करने का विचार उसे त्यागना पड़ा। ये चर्चा केवल युद्धों तक सीमित नहीं है, ये नेतृत्व, कूटनीति और भूगोल के उस जटिल खेल की कहानी है जिसने आज की दुनिया की रूपरेखा तय की है। तो चलिए इसे समझते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी भव्य महल से नहीं होती। बिल्कुल नहीं। कहानी शुरू होती है साल 1162 में आधुनिक मंगोलिया और साइबेरिया की सीमा पर बहने वाली ओनान नदी के किनारे। एक बहुत ही छोटे से बंजारा कबीले में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है तेमुजिन। और वहां का जीवन वैसे भी बहुत कठोर था ना। कोई स्थायी घर नहीं, बस मौसम और शिकार के पीछे भागती हुई एक जिंदगी। कठोर जीवन कहना शायद बहुत छोटी बात होगी। उस इलाके में जिंदा रहना ही अपने आप में रोज की एक जंग थी। लेकिन तेमुजिन के लिए ये जंग तब एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब वो महज 9 साल का था। सिर्फ 9 साल का? हाँ। तातार कबीले के दुश्मनों ने एक साजिश के तहत उसके पिता को जहर देकर मार डाला। बाप रे! और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान के सोचने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि पिता की मौत के तुरंत बाद उसके अपने ही कबीले के लोगों ने उसकी माँ और उसके 6 भाइयों को कबीले से बाहर निकाल दिया। बिल्कुल, उन्हें उस भयानक ठंड और वीराने में बस मरने के लिए छोड़ दिया गया। एक 9 साल के बच्चे के कंधों पर अचानक से पूरे परिवार को जिंदा रखने का बोझ आ गया। शिकार करना, जंगली फल खोजना और हर दिन भूखमरी से लड़ना। और यही उस वीराने में हमें उसकी क्रूरता की पहली झलक देखने को मिलती है। एक ऐसा वाकया सामने आता है जो सच में कंपा देने वाला है। आप उस शिकार वाले विवाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ, शिकार से मिले खाने के एक बहुत ही मामूली से विवाद पर उस छोटे से तेमुजिन ने अपने ही सौतेले भाई की हत्या कर दी। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन बचपन के ऐसे गहरे आघात किसी भी इंसान का व्यक्तित्व बदल देते हैं। बिल्कुल बदल देते हैं। अगर हम इसे गहराई से समझें तो तेमुजिन के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। समाज ने, कबीले ने उसे पूरी तरह नकार दिया था। तो जब उसे बेदखल किया गया तो वो सिर्फ भूख से नहीं लड़ रहा था, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की एक क्रूर लड़ाई लड़ रहा था। सही कहा, अपने ही सौतेले भाई की हत्या करना कोई सामान्य क्रोध नहीं था। ये इस बात का प्रमाण था कि उसके अंदर खुद को जिंदा रखने की आदिम वृत्ति कितनी हावी हो चुकी थी। उसने बहुत कम उम्र में ये सीख लिया था कि इस दुनिया में या तो आप शिकार करते हैं या फिर आप शिकार बन जाते हैं। और ये संघर्ष यही नहीं रुका। 1178 में उसकी शादी बोरते नाम की एक लड़की से हुई। लगा के शायद अब जिंदगी थोड़ी स्थिर होगी, लेकिन जल्द ही एक दुश्मन कबीले ने बोरते का अपहरण कर लिया। पर तेमुजिन अब वो बेबस लड़का नहीं था जो चुपचाप सब कुछ सह लेता। बिल्कुल नहीं। अपनी पत्नी को वापस लाने की उसकी इसी जिद ने उसे एक खूंखार योद्धा और कई बिखरे हुए कबीलों का नेता बना दिया। उसने गठबंधन बनाए, सेनाएं जोड़ी और अपनी पत्नी को वापस छीन लाया। पत्नी को वापस लाने की ये लड़ाई केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी। यहीं से उसने ये सीखा कि शक्ति कैसे अर्जित की जाती है। हाँ, लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाता है।
उसकी आगे की जितनी भी रणनीतियां थीं वो इसी कड़े संघर्ष से उपजी थीं। उसे पता था कि पुरानी व्यवस्थाओं से काम नहीं चलने वाला। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब वो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसने मंगोल समाज की एक बहुत पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। आप भाई भतीजावाद की बात कर रही हैं ना? हाँ, उस समय मंगोल समाज में सत्ता, सेना के ऊंचे पद, सब कुछ सिर्फ खून के रिश्तों को ही मिलते थे। लेकिन तेमुजिन ने इस परंपरा को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने खून के रिश्तों की बजाय काबिलियत को अपना सबसे बड़ा पैमाना बनाया, मेरिटोक्रेसी को अहमियत दी। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। व्यवस्था को इस तरह पलटना किसी भी समाज में आसान नहीं होता। बिल्कुल। जब आप रिश्तेदारों को दरकिनार करके केवल काबिलियत को महत्व देते हैं तो आप एक ऐसी सेना तैयार करते हैं जो किसी भी हद तक जा सकती है। इसका एक बहुत ही शानदार किस्सा भी है। साल 1201 की बात है। ताइजुट जनजाति के खिलाफ एक भयंकर युद्ध चल रहा था। हाँ, वो घोड़े वाला किस्सा। सही कहा। युद्ध के बीच में एक दुश्मन तीरंदाज ने सीधा तेमुजिन पर निशाना साधा। तीर बहुत सटीक था, लेकिन वो तेमुजिन के बजाय उसके घोड़े की गर्दन में जा लगा और घोड़ा वहीं ढेर हो गया। और जब युद्ध खत्म हुआ और मंगोलों की जीत हुई तो तेमुजिन ने सभी बंदियों को लाइन में खड़ा किया और बहुत ही कड़कती आवाज में पूछा कि मेरा घोड़ा किसने मारा। अमूमन ऐसे हालात में कोई भी बंदी खौफ से झूठ बोल देता या खामोश रहता, क्योंकि सच बोलने का मतलब था बेहद दर्दनाक मौत। बिल्कुल। लेकिन एक सैनिक बिना किसी डर के भीड़ से आगे आया और उसने सीना तानकर सच कबूल लिया कि हाँ, वो तीर मैंने चलाया था। कोई और शासक होता तो उसी पल उसका सर धड़ से अलग करवा देता। लेकिन तेमुजिन ने वो किया जिसने उसकी पूरी सेना की सोच बदल दी। उसने उस सैनिक की निडरता और उसकी तीरंदाजी की अचूक कला को पहचाना। उसने उसे मारने के बजाय अपनी सेना में एक बड़ा अधिकारी बना लिया और इसे एक नया नाम दिया, ज़ेबे। ज़ेबे, जिसका मतलब होता है तीर। हाँ, वही ज़ेबे आगे चलकर मंगोल सेना का सबसे खतरनाक और भरोसेमंद जनरल बना। देखिए वो मानवीय क्षमता को पहचानने में कितना माहिर था। ज़ेबे का ये उदाहरण कोई छोटी घटना नहीं है। जब तेमुजिन ने अपने एक जानलेवा दुश्मन को माफ करके उसे इतना ऊंचा पद दिया तो उसने अपनी पूरी सेना को एक स्पष्ट संदेश दिया। संदेश ये था कि अगर तुम में काबिलियत है और तुम वफादार हो तो मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, चाहे कल तक तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन ही क्यों न रहे हो। इसी एक फैसले ने मंगोलों को एक अजेय शक्ति में ढाल दिया। इसके साथ ही उसका अनुशासन भी गजब का था। हाँ, उस समय कबीला युद्धों में एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि सैनिक बीच युद्ध में ही लूटपाट शुरू कर देते थे, जिससे कई बार जीता हुआ युद्ध भी हार में बदल जाता था। तो उसने इस पर बहुत सख्त नियम बनाया। उसने साफ आदेश दिया कि जब तक जीत पूरी तरह पक्की न हो जाए कोई भी सैनिक लूटपाट नहीं करेगा। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। और इसी सख्त अनुशासन और योग्यता के सम्मान का नतीजा था कि साल 1206 में एक विशाल सभा बुलाई गई, जिसे कुरुलताई कहा जाता है। वहां सभी मंगोल कबीलों ने एक स्वर में उसे अपना सर्वोच्च शासक घोषित कर दिया। और यहीं उसे अपना नया नाम मिला, चंगेज खान। कुछ लोग इस नाम का अर्थ महासागर से जोड़ते हैं तो कुछ इसे सर्वोच्च शासक मानते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान बनने के बाद उसकी नजरें केवल अपने इलाके तक सीमित नहीं रहीं। उसने चीन के साम्राज्यों को रौंदना शुरू किया। लेकिन इस गाथा का सबसे खौफनाक मोड़ तब आता है जब उसका सामना ख्वारिज्म साम्राज्य से होता है, जो पश्चिम की तरफ बसा एक बेहद समृद्ध और विशाल मुस्लिम साम्राज्य था, जिसकी सीमाएं आज के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि चंगेज खान शुरुआत में ख्वारिज्म से कोई युद्ध नहीं चाहता था। हाँ, 1218 में उसने ख्वारिज्म के साथ शांतिपूर्वक व्यापार करने का फैसला किया था। उसने अपने व्यापारियों का एक बड़ा दल कीमती सामानों के साथ वो तरार शहर भेजा। लेकिन यहाँ कूटनीति की एक ऐसी भयानक भूल हुई जिसने दुनिया का इतिहास खून से लिख दिया। उतरार के गवर्नर इनालचुक ने उन मंगोल व्यापारियों को जासूस करार दिया और उनकी हत्या करवा दी। ये एक शासक के अहंकार की पराकाष्ठा थे। दूतों की हत्या करना सीधे तौर पर युद्ध को निमंत्रण देना था। लेकिन इसके बावजूद चंगेज खान ने तुरंत हमला नहीं किया। उसने इंसाफ मांगने के लिए अपने खास दूत ख्वारिज्म के शासक शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय के दरबार में भेजे। उसने मांग की कि उस गवर्नर को सजा दी जाए। लेकिन
शाह अलाउद्दीन ने जो किया वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने चंगेज खान के एक मुख्य दूत का सिर धड़ से अलग करवा दिया और जो बाकी दूत थे उनकी दाढ़ी मुड़वाकर उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया। मंगोल समाज में दाढ़ी को मर्दानगी और सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। किसी की दाढ़ी मुड़वाना उसे मौत से भी बड़ी सजा देने के बराबर था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक अपमान नहीं था, ये पूरी मंगोल संस्कृति पर किया गया एक गहरा प्रहार था। शाह अलाउद्दीन को शायद अपनी विशाल सेना पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसे लगा कि दूर से आए ये बंजारे उसका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन वो चंगेज खान के मनोवैज्ञानिक युद्ध को बिल्कुल नहीं समझ पाया था। जब 1219 में चंगेज खान की सेना ने ख्वारिज़्म पर धावा बोला तो वो केवल जमीन जीतने नहीं आया था, वो एक ऐसा खौफनाक संदेश देने आया था जिसे दुनिया सदियों तक न भूल सके। उतरार शहर का जो हश्र हुआ वो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मंगोलों ने उस पूरे शहर को राख के ढेर में बदल दिया और उस गवर्नर एनाल्चुक को जब पकड़ा गया तो उसे एक बेहद खौफनाक सजा दी गई। मंगोलों ने पिघलती हुई चांदी उसके कानों और आंखों में डाल दी। ये उसके लालच और अहंकार का सीधा दंड था। ख्वारिज़्म साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। बुखारा और समरकंद जैसे महान शहर मिट्टी में मिला दिए गए। बुखारा की मस्जिद में खड़े होकर चंगेज खान ने खुद को ईश्वर का दंड घोषित किया। उसने लोगों से कहा कि अगर तुमने बहुत बड़े पाप न किए होते तो ईश्वर मेरी जैसी भयानक सजा तुम्हारे पास नहीं भेजता। इस पूरे अभियान में लाखों लोग मारे गए। सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय भागता रहा और अंततः एक द्वीप पर उसकी मौत हो गई। एक शासक के छोटे से अहंकार ने पूरे साम्राज्य को निगल लिया। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इस भयानक तबाही का हमारी आज की चर्चा के मुख्य सवाल से क्या लेना देना है? वो सवाल कि चंगेज खान भारत के दरवाजे तक कैसे पहुंचा। हाँ, इसका सीधा संबंध है शाह अलाउद्दीन के बेटे जलालुद्दीन मंगबरानी से। जलालुद्दीन अपने पिता की तरह मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं था। उसने मंगोलों के खिलाफ मोर्चा खोला और एक भयंकर लड़ाई में उसने चंगेज खान के सगे दामाद को ही युद्ध भूमि में मार गिराया। अब चंगेज खान पूरी तरह से प्रतिशोध की आग में चल रहा था और यहीं से वो ऐतिहासिक भाग दौड़ शुरू होती है जो इस कहानी को भारत की दहलीज तक ले आती है। 1221 का समय था। जलालुद्दीन भागते भागते सिंधु नदी के किनारे आ पहुंचा। पीछे मौत बनकर खड़ी मंगोल सेना और आगे उफनती हुई सिंधु नदी। कोई रास्ता ना देखकर जलालुद्दीन नदी में कूद गया और किसी तरह तैरकर भारत के मुल्तान इलाके में पहुंच गया। और चंगेज खान अपनी विशाल सेना के साथ सिंधु नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा था, भारत के बिल्कुल दरवाजे पर। जलालुद्दीन ने मुल्तान पहुंचकर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से पनाह मांगी। अब सोचिए इल्तुतमिश के सामने कैसा संकट खड़ा हो गया था। चंगेज खान ने धमकी दी थी कि अगर जलालुद्दीन को पनाह दी गई तो वो दिल्ली को भी राख में बदल देगा। ये इतिहास का वो नाजुक मोड़ था जहां इल्तुतमिश की एक हाँ या ना पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल बदल सकती थी। अगर वो पनाह देने से मना कर देता तो एक मुस्लिम शासक को नाराज कर लेता, और पनाह दे देता तो दिल्ली पर चंगेज खान का कहर बरसना तय था। इल्तुतमिश ने यहाँ बहुत गहरी कूटनीतिक समझ दिखाई। उसने सीधे तौर पर युद्ध से मना नहीं किया, बल्कि मौसम का बहाना बनाया। उसने संदेश भिजवाया कि भारत का ये गर्म और उमस भरा मौसम आपके अनुकूल नहीं है। इस तरह टालम टोल करके उसने जलालुद्दीन को दिल्ली से दूर रखा और दिल्ली बच गई। लेकिन क्या सिर्फ इल्तुतमिश की समझदारी ही वजह थी? ऐतिहासिक विश्लेषण बताता है कि 3 मुख्य कारण थे। पहला कारण था मंगोल साम्राज्य में उठ रही बगावतें। हाँ, चंगेज खान को खबरें मिल रही थीं कि पीछे मंगोलिया और चीन के कुछ हिस्सों में विद्रोह हो रहे हैं। उसे डर था कि कहीं उसका खुद का मुख्य साम्राज्य ही न बिखर जाए। और दूसरा कारण था भारत का मौसम। मंगोल ठंडे इलाकों के आदी थे। भारत की भयानक गर्मी और उमस वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी सेना में बीमारियां फैलने का डर था। और तीसरा कारण था चंगेज खान की बढ़ती उम्र। वो लगभग 60 साल का हो चुका था। दिल्ली सल्तनत से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं थी, तो उसने वापस लौटना ही बेहतर समझा। अगर हम इसे और व्यापक नजरिए से देखें तो ये सवाल उठता है कि इतनी दूर खड़े होकर भी उसे चीन और मंगोलिया की खबरें इतनी जल्दी कैसे मिल रही थीं? हाँ, इतने विशाल साम्राज्य को एक साथ कैसे बांधे रखा था उसने। यहाँ विश्लेषण एक बहुत ही अद्भुत संचार प्रणाली की बात करता है जिसे याम कहा जाता था। याम नेटवर्क, ये उस जमाने की सबसे बड़ी संचार क्रांति थी। एक घुड़सवार कुरियर सर्विस। पूरे साम्राज्य में हर कुछ मील पर स्टेशन बनाए गए थे। इन स्टेशनों पर ताजे घोड़े और खाना हमेशा तैयार रहता था।
संदेशवाहकों के घोड़ों पर घंटियां बंधी होती थीं। आवाज सुनकर स्टेशन पर लोग नया घोड़ा लेकर तैयार हो जाते थे। बिना पल गंवाए संदेशवाहक नए घोड़े पर बैठता और निकल जाता। एक सवार दिन भर में 200 मील तक की दूरी तय कर सकता था। जहां बाकी दुनिया में खबरें पहुंचने में महीनों लगते थे, मंगोल साम्राज्य में सूचनाएं हवा से बातें करती थीं। ये नेटवर्क सिर्फ चिट्ठियां नहीं पहुंचाता था, ये चंगेज खान की आंखें और कान था, जासूसी का एक मजबूत जाल। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को बनाने वाले इस शख्स का अंत कैसे हुआ, ये एक अनसुलझा रहस्य है। साल 1227 में एक अभियान के दौरान चंगेज खान की मौत हो गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। कोई कहता है घोड़े से गिरने से, तो कोई कहता है बीमारी से। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उसकी कब्र है। इतिहास का ये इकलौता शासक था जिसने जीते जी आदेश दिया था कि उसकी कोई तस्वीर या मूर्ति न बनाई जाए। हाँ, आज हम जो भी तस्वीरें देखते हैं वे सब कल्पना पर आधारित हैं। और उसके अंतिम संस्कार का किस्सा तो किसी डरावनी कहानी जैसा है। बिल्कुल। उसकी आखिरी इच्छा थी कि कब्र हमेशा गुप्त रहे। जब जनाजा ले जाया जा रहा था तो रास्ते में जो भी मिला, सैनिकों ने उसे मार डाला ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। और दफनाने के बाद उस जमीन पर सैकड़ों घोड़ों को दौड़ाया गया ताकि कोई निशान न रहे। आज 800 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ दफन है। एक मान्यता ये भी है कि जिस दिन उसकी कब्र मिल गई, दुनिया का अंत हो जाएगा। ये बताता है कि उसका खौफ कितना गहरा था। तो अगर हम आज की इस चर्चा का सार निकालें तो हम देखते हैं कि कैसे एक बेदखल किए गए लड़के ने अपने आघातों को अपनी ढाल बनाया, पुरानी परंपराओं को तोड़ा, सख्त अनुशासन लागू किया और याम जैसा नेटवर्क बनाया। और ये भी कि इल्तुतमिश की कूटनीति और भारत के मौसम ने कैसे इतिहास की धारा को मोड़ दिया। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास के इतने बड़े फैसले महज एक शासक के अहंकार या एक कूटनीतिक जवाब पर टिके होते हैं। बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण से एक बहुत गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? चंगेज खान ने जानबूझकर अपना चेहरा दुनिया से इतना गुप्त रखा कि आज तक दुनिया उसका असली रूप नहीं जानती। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर कोई अपनी पहचान दुनिया को दिखाने के लिए बेताब रहता है, ये विचार सच में झकझोर देता है। सही कहा। इतिहास के सबसे शक्तिशाली और खूंखार शासक ने अदृश्य बने रहने को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना लिया। बिना अपना चेहरा दिखाए भी उसने इतिहास पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जो सदियों बाद भी मिटाई नहीं जा सकी है। बहुत ही गहरी बात है ये। इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।